हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही हूँ। ये 2014 के दिसंबर का पेपर 2 है। पहले पेपर मतलब 3 पेपर में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता था। पेपर 1 कॉमन पेपर होता था जो सारे सब्जेक्ट के लिए होता था, एक ही था। और बाकी आपका जो अपना पेपर है उसमें 2 पेपर होते थे, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड। तो पेपर सेकेंड में आपका 50 क्वेश्चन आता था और पेपर सेकंड में 75 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके अपने सब्जेक्ट से 125 क्वेश्चन आते थे। और अब है कि 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन आता है। तो आज हम 2014 दिसंबर का करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने पिछले क्लास में करा रखा है, आज हम 26। तो भारत में कॉलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ। तो भारत में जो कॉलेजियम व्यवस्था किस सबसे पहले किस पे लागू हुआ? ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी है विधायिका, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, ऑप्शन डी है केंद्र राज्य संबंध। तो न्यायपालिका से के संबंध में जब हमें न्यायालय उच्च न्याय मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो 99वां संवैधानिक संशोधन 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए 1993 में चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। परंतु अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति जे.एस. खेरे की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ 4:1 के बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 99 संविधान संशोधन रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए अर्ह है? तो ये आपका स्वायत्तता की मांग, ऑप्शन सी। तो देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का दूसरा जो है उसके अनुसार राज्य की सुरक्षा, भारत की प्रभुता और अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री संबंध, लोक व्यवस्था, भ्रष्टाचार, न्यायालय अवमानना के संबंध में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधन लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ये भी इसको भी आपको 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है उसे भी आपको कालक्रम मतलब उसे भी सीरियल वाइज करने के लिए एग्जाम में पूछा गया है। पहले 7 प्रकार की थी इसमें स्वतंत्रता और जो संविधान के प्रारंभ में इसमें 7 संख्या थी, परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को है उससे मूल अधिकार से हटा के किस में कर दिया गया है? आर्टिकल 300 क में कर दिया। अब ये विधिक अधिकार हो गया, ना कि संवैधानिक मतलब मौलिक अधिकार। अब इसमें 6 है। अगला है निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों को ए और बी जो मतलब असरसन रीजन का क्वेश्चन है। भारत में दलीय व्यवस्था के रूपांतरण से सरकार के 2 स्तरों पर विशेष रूप से राज्य स्तर पर शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। कारण बोल रहा है क्षेत्रीय दल शक्तियों के विकेंद्रीकरण के प्रति कम इच्छुक है। तो दोनों सही कह रहा है और सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से किसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रमानुसार? देखो जैसे पहले भी ऐसे निर्वाचन आयोग हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, इसके भी कालक्रमानुसार सजाने आता था। इस बार तो बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन इस बार जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया। अब फिर से एग्जाम आपका 21 से 4 सितंबर के बीच किसी भी दिन आपका पेपर हो सकता है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, क्योंकि अब तो फिर से ऑनलाइन पेपर होंगे। 18 तारीख को जो ऑफलाइन पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया है, तो फिर से आपका ऑनलाइन पेपर होगा। तो इस बार जो है पेपर ऑफलाइन था, तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। तो इसका ऑप्शन बी होगा। देखो इसमें ऑप्शन बी, देखो सबसे पहला वाला भी याद रहता आपका, तो वो आप वो क्या है तो भी लगा सकते थे। ये सुकुमार सेन सबसे पहले हैं 1950 से 58 तक, ठीक है। फिर है सुकुमार सेन,
ये तो आपको फ्रेंड्स, आपको जितने भी अभी तक हो चुके हैं तो सारा तो याद करना पॉसिबल है नहीं किसी के लिए। तो स्टार्टिंग का 2-3 याद कर लो, मिड का याद कर लो, लास्ट का याद कर लो, फिर जैसे मतलब कालक्रमानुसार सजाने आएगा तो आप उस हिसाब से कर लोगे। पूरे ए टू जेड तो पॉसिबल ही नहीं है हर का करना, लेकिन स्टार्टिंग वाले 3-4 कर लेना और लास्ट वाला और बीच वाला 2-3 कर लेना, तो भी ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि एग्जामिनर ऐसा नहीं चाहता कि स्टूडेंट को सारा पता हो, लेकिन हाँ कुछ तो स्टार्टिंग वाला पता हो, लास्ट अभी जो करंट में चल रहे हैं और बीच में जो है उस तरीके से। अगला है, भारत में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न में से कौन से एक विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो अनुसूचित जातियों के लिए देखो, लोकसभा राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण है, केंद्र सरकार द्वारा कल्याण हेतु विशेष अनुदान देना, और सार्वजनिक सेवा और भ्रष्टाचार में सीटों का आरक्षण, शिक्षा संस्थाओं में सीटों का आरक्षण। तो सारा कुछ है, 1 2 3 4, मतलब सारा इसका जो भी है वो सब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शासकीय संगठन के क्षेत्रीय सिद्धांत को हानि के संदर्भ में गलत है। तो ये बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त है, ये गलत है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्रचलित योग्यता प्रणाली का विकल्प नहीं है। तो ये विनिमय प्रणाली, ऑप्शन ए विनिमय प्रणाली नहीं है। ठीक है, अगला, उन विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगों तथा संचित निधि प्रभार शामिल है। तो विनियोग विधेयक, ऑप्शन ए विनियोग विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को कहाँ जमा किया जाता है। तो इसे लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट में। ठीक है, तो आर्टिकल 266 में भारत और राज्य की संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 266 सेकंड में भारत सरकार तथा किसी राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धन राशियां यथा स्थिति भारत के लोक लेखों में राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएगी। ठीक है, अगला, तीसरा में क्या कहा गया है, तीसरा में कहा गया है, भारत की संचित निधि राज्य की संचित निधि में से कोई धनराशि विधि के अनुसार तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजन के लिए रीति से ही विनियोजित की जाएगी, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। ठीक है, ये भी आर्टिकल आता है, ये तो आता ही आता है। ठीक है, अगला है, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानव आवश्यकता के पद क्रम में निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार सजाइए, मतलब कौन सा पहले है फिर लास्ट है, वैसे सजाना है। तो देखो, इसमें जैवीय, फिर है सुरक्षा। ठीक है, पहले जैवीय मतलब कि पहले जीवन के स्तर के लिए जैसे खाना पीना ये जरूरी हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर सुरक्षा, उसके बाद सामाजिक रहन सहन, फिर चौथे पे आ जाएगा आप आत्मसम्मान, आत्मसम्मान के बाद सबसे लास्ट में हो जाएगा आत्म प्रत्यक्षीकरण। ठीक, ऑप्शन ये। देखो, शारीरिक आवश्यकता है जैसे भूख प्यास खाना पीना, सुरक्षा हो गया, फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड हो गया, फिर सोशल नीड सामाजिकरण, फिर हो गया स्टिमी ईगो नीड, और फिर एक्चुअलाइजेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट की सिफारिश पर ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई। तो ये की गए थे नॉर्थ कोट ट्रेवलर्स रिपोर्ट में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो इस रिपोर्ट के बारे में इसमें दिया गया है, कब हुआ था, 19वीं सदी के प्रारंभ में बुराइयों के विरुद्ध आलोचना हुई, इसके फलस्वरूप 1854 में नॉर्थ कोट ट्रेवलियंस रिपोर्ट संसद में समक्ष प्रस्तुत की। इस समिति ने लोक सेवकों की शैक्षणिक योग्यता तथा भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं कराने की सिफारिश। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन के प्रशासनिक लिपिक पद खुली प्रतियोगिता परीक्षा की नियुक्ति की जाने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ अल सोधन ने अपनी पुस्तक सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड द डिग्निटी ऑफ मैन में राष्ट्रीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम मानदंड सम्मिलित किया। तो ये नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था, ऑप्शन सी नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। अगला है, नेफ ऑल सोध ने अपनी पुस्तक, वही है, उन्हीं का डिटेल दिया हुआ,
अगला है 38 क्वेश्चन, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी के संबंध में जब एक अधिकारी विधिक कर्तव्य अनुपालन में असफल हो जाता है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कृत्याकरण, ऑप्शन बी। अगला, स्वीडन में ओम्बुड्समैन निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकता है? तो इसमें ये न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकता है, व्यक्तिगत शिकायतों की कार्रवाई कर सकता है और स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य कर सकता है, संसद सदस्यों के विरुद्ध कार्य कर सकता है, ये नहीं है। ठीक है, थर्ड को एलिमिनेट करना था तो आपका आंसर आ जाता। अगला है, अब ये है आपका समितियां हैं और कमीशन है, और उस कब ये कमीशन हुआ था। देखो, अशोक मेहता कमेटी का 77 78 है। ठीक है, तो इसका हम ए का लगाएंगे थर्ड। ए का थर्ड किस में है? दो में है ए का थर्ड। ठीक है, उससे नहीं होगा। कराधान जांच, स्थानीय वित्त और एजीवी के राव था 85 में, ये 4 हम करेंगे। ये दोनों जो है फर्स्ट और जो लास्ट वाले, ये पंचायत से रिलेटेड समितियां हैं। ठीक है, तो पंचायत से रिलेटेड समितियां तो पूछता ही पूछता है, तो आपका अगर ये भी आता तो आपका सही हो जाता, मगर पंचायत से रिलेटेड समिति भी अगर आपको आता तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता। देखो, मैच द फॉलोइंग वाला में एक बेनिफिट है ना, अगर एक से दो अगर आपको आता है ना तो आप इस क्वेश्चन को सही कर लोगे। बहुत बार तो एक भी आता तब भी हो जाता, और कभी कभी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, ऑप्शन को टफ बनाने के लिए दो से तीन भी कभी, मतलब तीन तो रेयर है बट दो तो बहुत बार रहता है। ठीक है, अब बाकी अगर आपको इसमें से जो आता है तो अच्छी बात है, जो नहीं आता उसे आप नोट डाउन करें। कराधान जांच समिति कब हुई थी? 53 से 54। स्थानीय वित्त जांच कब हुआ था? तो स्थानीय वित्त जांच हुआ था आपको 49 से 51। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल सिद्धांत, देखो खेल सिद्धांत तो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है, बट आप किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे होगे तो बहुत सारे पीजी, जैसे अगर आप DSSS भी पीजीटी दे रहे हो उसमें भी खेल सिद्धांत है, और बाकी बहुत सारे स्टेट में ये वाला थ्योरी अभी भी एग्जाम में आता है। तो खेल सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर शीर्षक की पुस्तक कृति के गहन के रूप में ऋणी है। ये किनकी है? जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्स्टेन, ये तो बुक्स। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति है? तो ये बोले थे आपको हंस जे मार्गेंथाउ। देखो, अब मैं बोली ना, हर थिंकर का कुछ की पॉइंट होता है, तो शक्ति और वो शक्ति हंस जे मार्गेंथाउ की, और क्या है, एक है यथार्थवाद, ये सब जैसे कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं ना, थिंकर के कीवर्ड होते हैं। हंस मार्गेंथाउ की बुक है, इनकी बुक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। अब यही ना एक बार एग्जाम में यूजीसी नेट की बात बता रही हूँ, पॉलिटिकल अमंग नेशन सब कोई जानते थे, एक बार इस बुक की पूरी नाम पूछ लिया था, उसमें ना पावर एंड पीस है ना, एक जगह ऑप्शन में पीस एंड पावर, तो उनमें पावर पहले आता, पीस बाद में आता, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और जो 1948 में प्रकाशित हुई थी, शक्ति की परिभाषा इस प्रकार की कि मनुष्य और अन्य मनुष्य के मस्तिष्क और क्रियाकलापों पर नियंत्रण की शक्ति। मॉर्गनथाउ अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रमुख कुंजी राष्ट्रीय हित। देखो, हाँ, राष्ट्रीय हित, देखो इनके की पॉइंट में वर्ड आता है राष्ट्रीय हित और शक्ति, दो वर्ड इनके की पॉइंट, मतलब इनके ही जैसे होता है ना हर थिंकर का जो कुछ की वर्ड होते हैं, की पॉइंट है, की वर्ड होते हैं, तो वैसे ही है इनका। अगला है, ये हमें मैच करना है, तो ये तो मतलब आसानी क्वेश्चन है, मैं टफ नहीं बोलूंगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हो जाएगा सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता स्टार्ट, तो ये हो गया आपका ए का हो जाएगा सेकंड 79। ठीक है, और फिर स्टार्ट 2 हो गया, फिर हो गया पीटीबीटी 63 है, शांति प्रस्ताव के लिए अनु 53 है, और फिर है मध्यवर्ती परमाणु बल संधि 87 है। इसमें अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो प्लीज आप नोट डाउन कर ले, ये सब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता ही पूछता है। आप किसी भी सब्जेक्ट, आप ये सब तो जनरल नॉलेज में भी पूछ सकता है, इंटरनेशनल परमाणु संधि से रिलेटेड जितने भी वो हैं वो भी पूछ सकता है, या पर्यावरण से संबंधित जितने भी कन्वेंशन हुए वो भी आपको जनरल नॉलेज में भी, क्योंकि आजकल पर्यावरण पे भी काफ़ी लोगों का फोकस है, तो वो वाला आपको किसी भी ऐसा जनरल पेपर भी होगा उस पर भी वो क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन भी आपको जनरल में भी पूछ सकता है, मतलब जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस जो है। निम्नलिखित में से किस कारण
ने शीत युद्ध के पश्चात नव शिथिलता के विकास में योगदान दिया? तो ये दिया है रीगन गोर्बाचोव द्वारा INF ट्रीटी, मध्यवर्ती परमाणु बल संधि पर हस्ताक्षर किया, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। उत्तर स्वतंत्र काल में भारत ने विदेश नीति के अंतर्गत गुट निरपेक्षता को चुना। ठीक है, गुट निरपेक्षता आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता के लिए अभिव्यक्त था। तो इसमें हो जाएगा दोनों सही है, और सही इसकी व्याख्या कर रहा था, क्योंकि जितने भी नवोदित राष्ट्र थे जब उपनिवेश से स्वतंत्र हुए थे, तो सारे लोग गुट निरपेक्ष में किसी भी, जैसे पहले दो गुट में था ना, सोवियत संघ और USA का, तो उसमें किसी में सम्मिलित नहीं होना चाहते। उस समय जितने भी नवोदित राष्ट्र तभी तुरंत स्वतंत्र हुए थे, तो फिर वो किसी भी बंधन में नहीं बनना चाहते थे, तो वो किसी भी गुट ना होके गुट निरपेक्ष होना चाहते थे। अगला है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग कब हुई थी? ये हुई थी अल्जीरिया शिखर सम्मेलन में, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो देखो, अल्जीरिया की राजधानी में 1973 में आयोजित चौथे शिखर सम्मेलन में 77 राष्ट्र द्वारा भाग लिया गया, जबकि 9 पर्यवेक्षक की हैसियत थे। इसमें सहभागी ने अल्जीरिया सम्मेलन में पहली बार नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान के लिए सही है? तो आसियान के लिए जो सही है ये डी है, भारत वर्ष 91 में आसियान का पूर्ण वार्ता साझेदार हो गया। ठीक है, 91 में हुआ था। उससे रिलेटेड जितने भी कब हुआ आसियान, देखो भारत 92 में आसियान का सेक्टोरल डायलॉग, आप इसको लिख लो, 92 में ये बना, 91 में पूर्ण वार्ता साझेदार बना, फिर 95 में जाकर उसे फुल डायलॉग पार्टनर बना। ये तीनों पॉइंट लिख लो। ठीक है, और आसियान का गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को। इसमें पहले की इसमें 5 संस्थापक देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। अभी कितने हैं? 10 सदस्य हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, रुको रुको, इसमें विकल्प ए हिंदी वर्जन टूटे, इसलिए हम अंग्रेजी वर्जन वाले ही मानेंगे, और अंग्रेजी वर्जन में भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिंदी वर्जन की बता। ठीक है, तो 2000 भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2002 द्वारा था, ऑप्शन ए सही होगा। रुक जाओ, 2002 द्वारा। ठीक है, प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन 2000 द्वारा हुई थी, ऑप्शन ए सही होगा। सॉरी, ये हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना, इंग्लिश और हिंदी में कभी भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, तो जो भी वो है वो इंग्लिश का ही मानते हैं, तो उसके अनुसार वो हो जाएगा। ठीक है, 2002 में। ठीक है, इसको पढ़ लो, देखो इसके। ठीक है, जबकि हिंदी वर्जन में प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन बैठक दिया गया है, और प्रथम भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2002 में हुआ था, अतः विकल्प ए सही है, तब विकल्प बी और सी सही है, अविष्ट डी होगा। ओके 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 ओके, अच्छा, उसने आंसर ए दिया था। ठीक है, बट इसका आंसर डी होगा। सॉरी सॉरी, चलो ठीक है, डी ही होगा। ठीक है, एक दिन मैं आसियान का भी क्लास लेके आऊंगी, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आपका क्लियर करा दूं मैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे अभी तो यूजीसी नेट में काफ़ी कभी मतलब जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे कि आसियान का गठन कब हुआ था, तो ये सब तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इसका प्रयोग किया था? तो आप देखो, इसको ध्यान ये मत देना, पूर्ण वार्ता साझेदार हो गया था, ये छोड़ दो। पहले क्या है, देखो भारत ने 92 में आसियान सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर क्षेत्रीय संवाद दर्ज किया था। ठीक है, इतना में 95, देखो इस क्वेश्चन को ही मैं अभी वो स्विच करती हूँ। इस क्वेश्चन को मैं, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगी। ठीक है, इसको हम करेंगे ही नहीं, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आसियान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे मैं आपको बता दूंगी। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया था संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए एकजुट
राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए एकजुटता नाम पर सहभागी का कार्य किया था, तो ये किए थे हेम्स डाग हैमर्सकोल्ड ने। ठीक है, अगला है 49। इसमें से कौन को दुकानदारी कूटनीति का लक्षण नहीं है? तो यह केवल युद्ध द्वारा राष्ट्रीय हित की रक्षा का प्रयास करता है, ऑप्शन डी। अगला सकारात्मक शांति का अभिप्राय है, तो सकारात्मक शांति का अभिप्राय है संबंधों का अंतरण, ऑप्शन सी। देखो इसको थोड़ा सा पढ़ देती हूँ मैं। देखो सकारात्मक शांति और शांति के कुछ अधिक है इससे संबंधित। इसका संबंध अंतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप पाया जाता है जो शांति से अधिक है। शांति का अर्थ हिंसा की अनुपस्थिति, जबकि सकारात्मक शांति अस्थायी शांति के निर्माण की ओर एक कदम है। जॉन गॉलतुंग ने वर्ष 1964 में शांति के दो पक्षों की चर्चा की थी, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक शांति में युद्ध विवाद हिंसा पाया जाता है, जबकि सकारात्मक शांति में सद्भावना एवं आपस में मेल मिलाप पाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन तो मैं आज चैनल वाला आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ठीक है, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है, अगर रैपिड प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। अगले क्लास में मैं इसका जो थर्ड पेपर है 2014 का वो कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।